हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है और इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। इसी में बात करेंगे भारत में मानव पूंजी निर्माण। क्लियर है? तो देखेंगे भारत में कैसे आपका मानव पूंजी निर्माण हुआ, इसके विषय में पढ़ें। क्लियर है? तो अगर मैं आपका लेसन की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए हमारा लेसन नंबर जो 5 है वो यही है, भारत में मानव पूंजी निर्माण। क्लियर है? और इसी को हम लोग आपका गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देखेंगे। देखिए, शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल उनके प्रत्यक्ष परिमाणों के माध्यम से ही नहीं होगा। कह रहे हैं जो आपकी शिक्षा है और जो आपका निजी और जो आपका सार्वजनिक निधि पर जो व्यय है वह सार्थकता का मूल्यांकन केवल प्रत्यक्ष प्रमाणों के माध्यम से नहीं होता। अब जो एजुकेशन पर आपका प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट को उसकी सार्थकता का कि हमने पैसा सही खर्च किया है या गलत किया है, उसका सार्थकता का केवल जो मूल्यांकन है आप जो प्रत्यक्ष प्रमाण है केवल उनके आधार पर ही नहीं कर सकते। ठीक, इसमें निवेश मात्र ही लोगों को उससे अधिक अवसर उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा। और कह रहे कि और बाहर बहुत सारे चीज हैं जिनमें ये सारी चीजें अवसर प्राप्त कराने में सारा पर्याप्त होगा। जितना वे स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं, इनके माध्यम से वे उतने ही ऐसे व्यक्ति में अंतर्निहित योग्यताएं उजागर हो पाती हैं जो अन्यथा बिना किसी पहचान के भी आपकी मर जाती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी जो बिना किसी जो पहचान है, उस बिना किसी पहचान के ही ये बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी मर जाए। बात करेंगे परिचय की। परिचय में सबसे पहला जो परिचय है आप इसको देखिए, इस पर अगर हम लोग बात करें तो स्पष्ट होगा कि मानव जाति के विकास के लिए बहुत अधिक, क्या कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास के लिए बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर हम ये विचार कर सकते हैं। ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उनकी प्रसारण करने की क्षमता है। कैसा है? इन सब की क्षमता है जो मनुष्य की बातचीत, लोकगीत, बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते हैं। और कह रहे हैं जो बहुत बड़ा जो व्याख्यान है वो उसके माध्यम से करते हैं। मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया है कि हमें कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल योग्य की आवश्यकता होती है कि अच्छा प्रशिक्षण करें, अच्छा कौशल करें, और ये सब उनकी आवश्यकता होती है। किसी भी शिक्षा में व्यक्ति के लिए श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होता है। इसी कारण से पहला दूसरे किसी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक आय सर्जन करता है और आर्थिक समृद्धि में उसमें योगदान क्रम से अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपजन की क्षमता बढ़ाने का नहीं है। आप केवल ये नहीं कह सकते कि जो उपजन है, ठीक, आप उसकी ही क्षमता बढ़ाओ और उसी की क्षमता बढ़ाने से ये सारी चीजें हो जाए, बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ होंगे। कैसा होगा? और अधिक आपके मूल्यवान लाभ होंगे। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिर और गौरव प्रदान करती है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों के चयन करने का योग्य बनाती है कि जो बेहतर विकल्प हैं वो किस तरह से होंगे और कैसे हम उन विकल्पों के माध्यम से आपका बेहतर बन पाएंगे, उनके लिए योग्य बनाती है। व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों को बेहतर समझ प्रदान करता है कि जो हमारा समाज है
कैसे हम इसको बेहतर करें, कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं, ये सारी जो समझ है इसको बेहतर करता है। नव परिवर्तनों को बढ़ावा देता है, और कह रहे हैं जो आपके नए नए परिवर्तन हैं उन सब परिवर्तन को बढ़ावा देता है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार पर आवश्यक बल देता है, क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया को तेज करती है। कैसा होता है? जो विकास है उसकी प्रक्रिया को आपका तेज करती है। मानव पूंजी निर्माण क्या है, दूसरी यूनिट अब पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमको पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। इस चैप्टर का बहुत अपने आप में महत्व है। क्लियर है? एक बार इसके परिचय में इसकी जो स्टार्टिंग लाइन थी अल्फ्रेड मार्शल के कोटेशन में, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ नहीं आई है, मुझसे पूछ सकते। देख लिया? चलिए, तो इतना हम लोग इस पर आपका बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानव पूंजी निर्माण क्या है। तो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार एक देश में भूमि जैसे भौतिक संसाधन को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परावर्तित कर सकता है, उस प्रकार वह अपने क्षत्रिय रूप मानव संसाधन में नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता और डॉक्टर जैसे मानव पूंजी भी परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है? ये सारी चीजें परिवर्तित कर सकता है। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत है, जो ऐसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक हो। कैसे हो? जो ऐसे योग्य व्यक्ति के रूप में अधिक हो, जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो या हो चुके हैं और प्रोफेसर आदि के रूप में कार्य करने के योग्य हैं। दूसरे शब्दों में हमें यह मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षक के रूप में बेहतर मानव पूंजी निर्माण की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? आपका बेहतर मानव पूंजी निर्माण की क्या होती है? जरूरत होती है। ठीक है? इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परावर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश की भी आवश्यकता है। कैसी है? मानव पूंजी निवेश की आवश्यकता है। आइए इन प्रश्नों के माध्यम से मानव पूंजी के अर्थ को कुछ अधिक रूप में स्पष्ट करें और उसको जानने का प्रयास करें। मानव पूंजी के स्रोत क्या है? क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहां का मानव पूंजी विकास से कोई संबंध होता है? क्या कुछ है? कैसा संबंध होता है? इस पर बात करें। क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य की सर्वांगीण विकास से है, जिससे कि आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है? क्या करते हैं जिसे आम रूप से मानव विकास के रूप में आपका जाना जाता है। ठीक। भारत में मानव पूंजी निर्माण में सरकार की क्या भूमिका है, कि जो मानव पूंजी निर्माण हो रहा है सरकार उसमें कितना योगदान दे रही है, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा हमें इस पर भी और इन सब चीजों को गौर करने की थोड़ी सी आवश्यकता है कि क्या है मानव पूंजी। ठीक है? इसको भी हमको इन सब में गौर करके आपका देखना है और बात करनी। देखिए, कह रहे हैं कि मानव पूंजी के स्रोत, की मानव पूंजी जो है उसके निर्माण के स्रोत क्या है। शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना गया है। कह रहे जो आपकी शिक्षा है, इसी शिक्षा में आपका निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना गया। ठीक। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन, सूचना आदि मानव पूंजी निर्माण के अन्य स्रोत हैं। और कैसे हैं कि जो आपका निवेश है इसी में इन्वेस्टमेंट है, कार्य के दौरान आपका प्रशिक्षण है, प्रबंधन है, और जो आपकी सूचना आदि हैं, इन सभी में इसका माना गया। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों करते हैं? कह रहे जो आपके माता पिता है वो आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों करते हैं?
कह रहे हैं कि व्यक्ति द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार का खर्च है जैसे कि कंपनी निश्चित अवधि में दीर्घकाल निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती है। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। क्या करता है कि भविष्य में अपनी आय को बढ़ा सके, इसके लिए वो क्या करता है, उनमें निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत का मतलब होता है इनपुट। आगत का मतलब क्या होता है, इनपुट माना जाता है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है, एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति। आपका आंसर होगा किसी भी कार्य करने के लिए जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ज्यादा सफल है। चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने के लिए बीमार श्रमिकों का भी मुख रहेगा, इससे उत्पादन में कमी आएगी। अतः क्या आएगी, उत्पादन में कमी आएगी। अतः इस प्रकार स्वास्थ्य पर व्यय भी मानव के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कह रहे हैं कि प्रति सेधी आयुष विज्ञान, जिसको हम कहते हैं आपका टीकाकरण, चिकित्सा आयुर्विज्ञान बीमारी के क्रम में उसकी चिकित्सा, सामाजिक आयुर्विज्ञान आपका स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता ज्ञान का प्रयास, और इनके साथ साथ स्वच्छ पेयजल का प्रावधान आदि खर्च होने वाली स्वास्थ्य के रूप में विभिन्न रूप से स्वास्थ्य पर किया गया है। ठीक, व्यय स्वास्थ्य श्रमिक बल की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसी कारण यह है मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। और यही कारण कह रहे हैं कि ये क्या बढ़ाता है, प्रत्यक्ष रूप से आपका स्वास्थ्य श्रम बढ़ाता है और क्या है, ये मानव पूंजी निर्माण का एक आपका कार्य है, एक बल है। ठीक ठीक, आगे देखिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसमें एक बार अगर कुछ पूछना है इतने में आप पूछ लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और कोई डाउट, कोई क्वेरी देख लिया बच्चों, कोई डाउट पीछे कुछ यहाँ तक? चलिए देख लिया, यहां से आगे बढ़े। अब देखिए क्या कह रहे हैं, फर्मों में अपने कर्मचारी के साथ कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय। आप किसी फार्म, किसी कंपनी में कोई काम करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है ना, उस ट्रेनिंग में कुछ पैसा खर्च होता है। तो कहते हैं कि इसके कई कार्य हो सकते हैं फर्मों में अपने में कार्य स्थान पर होंगे। पहले से काम करने वाली कुशल कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं, दूसरे कर्मचारी को किसी अन्य संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है, या दोनों ही विधियों में फर्म के अपने कर्मचारी का प्रशिक्षण में कुछ वहन करेगी। इस प्रकार इस फर्म के बाद बात पर बल देती है कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक आवश्यक फर्म के पास ही कार्य करेंगे। मान लीजिए कोई फर्म आपको क्या होता है, कहीं आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देती है, आपने नौकरी करी या आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, वो आपसे कहे कि ठीक है हम आपकी जो जॉब है आप इस पर कर रहे हैं, अब आपको कुछ और विशेष कौशल आपको लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, कुछ विशेष कौशल आपको लेना चाहिए कि ठीक है मैं विशेष कौशल लूंगा। तो वो क्या करते हैं, विशेष कौशल के लिए वो आपसे कहेंगे कि हम आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं 1 महीने, जो भी पैसा होगा इन्वेस्टमेंट होगा सब कंपनी खर्च करेगी, फर्म खर्च करेगी, लेकिन आप 1 साल 6 महीने या 3 साल तक आपको यही जॉब करनी पड़ेगी, आप कोई नौकरी नहीं छोड़ सकते। तो जब वो ट्रेनिंग कराएगी तभी क्या करते हैं, वो लोग आपस में अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करा लेते हैं। ठीक, इससे क्या होता है कि जो कंपनी ने जो पैसा खर्च किया है ट्रेनिंग पर, वो उसका लाभ उस कंपनी को आपके कार्य के रूप में उसको मिलना चाहिए, इसलिए वो कंपनी कोई पर आपका पैसा खर्च करती क्यों करती है कि इस प्रकार फर्म के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की उगाही अधिक उत्पादन से करे। यानी कि जो पैसा खर्च किया है वो कहां से वसूलेगी, कि जो आपको सिखाया है आप उससे अधिक अच्छा प्रोडक्शन करेंगे और उसी प्रोडक्शन से क्या होगा, उन्हें आपका प्रॉफिट होगा, उन्हें आपका लाभ होगा। ठीक, अब कह रहे हैं कि
लाभ के रूप में कर पाने में सफल रहती है। कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय इसी दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन सकता है। ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादक में वृद्धि हुई है। लाभ कहीं अधिक होते हैं। व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक मूल्य वाले रोजगार की तलाश में आपका प्रवासन पलायन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहर की और प्रवासन मुख्यतः गांव में बेरोजगारी के कारण होता है। कह रहे जो भारत है हमारा देश, इसमें जो आपका शहर के जो गांव के लोग जो शहरों की तरफ जा रहे हैं, उस शहरों की तरफ जाने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? जो गांव में बेरोजगारी है। बेरोजगारी एक ऐसा कारण है कि लोग क्या कर रहे हैं, गांव से शहरों की ओर अपना क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा, संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतन की अपेक्षा दूसरे देश में चले जाते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, भारत में उसका अच्छा पैकेज नहीं मिलता, विदेश उसको आकर्षित करता है, तो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे देश में अच्छे पैकेज के लिए आपका चले जाते हैं। और कह रहे हैं प्रवासन की दोनों ही स्थितियां में परिवहन की लागत उच्च निर्बाह लागत से अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिकता लगे में श्रमिकों को सहज करनी पड़ती है, किंतु नए स्थान पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है। अतः प्रवासन पर व्यय भी मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है। कैसा है? व्यय भी मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है। तो ये स्थिति है किसी भी फॉर्म का, किसी भी स्ट्रक्चरल का काम करने का। क्लियर है कि अगर कोई कंपनी आप पर व्यय कर रही है, क्यों कर रही है, और आप किस तरह से अपने गांव से शहरों की तरफ जो आपका प्रवासन हो रहा है वो क्यों है, क्या कारण है, उस कारण को, उस प्रवासन के लिए वो लोग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। क्लियर है? चलिए देख लिया। चलिए यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़े। चलिए, व्यक्ति श्रम बाजार में दूसरे बाजार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए व्यय करता है। यह जानना चाहता है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या है, वेतनमान क्या है, या फिर क्या शैक्षणिक संस्था सही प्रकार के कौशल प्रशिक्षण दे रही हैं और किस लागत पर। यह जानकारी मानव पूंजी में निवेश से प्राप्त करने, मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त किए गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। मानव पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार पर रचना की गई है। दोनों प्रकार की पूंजियों में के बीच में कुछ समरूपता, कुछ प्रभावशाली असमानता देखी गई कि कुछ आपकी कैसी है, समरूपता है, और कुछ क्या है, असमानता। तो ये सारी चीजें क्या हैं, इसके अंतर्गत आपका देखी गई। ठीक है, कह रहे कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय आय में किस योगदान अधिक है, किसका योगदान अधिक है, किस कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों का। हम ये जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होता है। कह रहे आप कहीं भी ले लीजिए, किसी की भी, कोई भी एक आपका जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसका श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा कैसा होता है, हमेशा अधिक होता है। और दूसरी बात, जो आय अर्जित का तरीका है वो भी कैसा है, वो भी आय अर्जित। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। फिर स्वाभाविक है कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित व्यक्ति से कहीं अधिक होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवसाय रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है। कैसा कर सकता है? इन सब की जो आपका पूर्ति है वो आपका कर सकता है। कह रहे कि मानव पूंजी निर्माण में दिल्ली में अस्थायी रूप से चल रहा एक विधान लिए। कह रहे एक आपका
विद्यालय चलाया जा रहा है अस्थायी रूप से, ताकि बच्चों को शिक्षा दी जा सके, उनको मानव पूंजी निर्माण के लिए योग्य बनाया जा सके। देख लिया? आगे बढ़े। यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन बच्चों, किसी बच्चे का भी? चलिए, देख लिया। अच्छा, मुझे बताइए ये सब चीजें क्यों क्यों की जा रही हैं कि हम लोग बच्चों को पढ़ाएं? क्लियर है? देख लिया? अब कह रहे हैं कि इसीलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। अब कह रहे हैं कि जो हेल्थ है, हेल्थ भी क्या है, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो आपका बन गया है। अतः कार्य के दौरान श्रम बाजार की जानकारी, प्रदर्शन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए उपजन क्षमता का संवर्धन करती है। कैसी करती है? उन सबका संवर्धन करती है। आप कह रहे हैं मानव की समृद्धि उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि यह साथ साथ ही परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है। क्या करती है? जो परिवर्तन है उसको भी प्रोत्साहित करती है। नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। कह रहे हैं कि शिक्षा समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कारों, नव परिवर्तनों को समझने में सहायता मिलती है। इसलिए शिक्षित श्रम व्यक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। मानव पूंजी की समृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। इससे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य भी अभी स्पष्ट नहीं है। कैसे हैं? जो व्यवहारिक साक्ष्य हैं वो आपके स्पष्ट नहीं है। इसका कारण है कि मानव कारण के कारण समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल में वर्षों की गणना, शिक्षार्थी अनुपात, नामांकन दर आधार पर शिक्षा को मापना, गुणवत्ता की आर्थिक रूप से व्यक्त की गई है। ठीक, और इन सबको आपका मापा गया है। कह रहे कैसे हों, किस प्रकार के हों, ये आपको देखना होगा। अब देखिए, हम क्या करते हैं कि जो हमारी सरकार है वो गुणवत्ता को मापने के लिए हर चीज से, हर तरह से आपका क्या करती है, प्रयास करती है ताकि इनको मापा जा सके। देख लिया? चलिए, तो फिलहाल जो है हम अपने चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। अभी आप ये इमेज देखिए कैसे कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं। बाकी से हम लोग कल के लेक्चर में इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और इसको गौर करके भी हम लोग देखेंगे कि कैसे समृद्धि दर है, कैसे ह्यूमन कैपिटल बनता है। एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।